हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पार्ट 3 जो पाचन तंत्र का हमारा चल रहा था। डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमने आमाशय तक पढ़ लिया था कि आमाशय में किस प्रकार से हमारे पाचन की क्रिया होती है, जिसमें हम बात करते हैं कि हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन पढ़ा और उसके बाद हमने प्रोटीन का और उसके बाद हमने विटामिन के बाद में प्रोटीन के बाद में हमने अपने वसा का पाचन पढ़ा। तो बात करते हैं विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो था हमारे मुख में हुआ था। आमाशय में किसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ। आमाशय में केवल और क्या होता है, प्रोटीन और वसा का पाचन हुआ था। तो गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन हुआ था। प्रोटीन के आपके पाचन के लिए दो एंजाइम थे, जिसमें आपके एक तो पेप्सिन था और एक आपके रेनिन था। ठीक है विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट का आप ध्यान में रखिएगा, इसमें किसी प्रकार से पाचन नहीं हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें आपके आगे किस किस का पाचन होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, तो एक बात आप नोट के रूप में ध्यान में रखिएगा कि इसमें आपके आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके इसमें प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे डिस्कस करते हैं अब कि इसमें हमारे आमाशय से जो भोजन है वो अब किस ओर बढ़ेगा, तो हमारे छोटी आंत की ओर बढ़ेगा। तो छोटी आंत में आपके क्या होगा कि फिर उसके आगे के पार्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। तो एक हम बता देते हैं उसमें कि सर्वाधिक अगर पाचन होता है तो सर्वाधिक पाचन जो होता है आपके विद्यार्थियों वो आपके छोटी आंत में ही होता है। सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। और दूसरी बात जो है, सबसे ज़्यादा अवशोषण की अगर बात होती है, यानी पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है, तो सबसे ज़्यादा पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आगे बढ़ते हैं। ये पाचन तंत्र का डायग्राम आपने देखा ही होगा, आपको पता ही है सबको, कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो छोटी आंत से डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, क्या क्या हमारे काम की बातें इसमें होगी। तो पांचवा पॉइंट है हमारा आपकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि आहार नाल का अगर सबसे लंबा भाग अगर किसे कहेंगे, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है विद्यार्थियों वो आपकी क्या है, छोटी आंत ही है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके ये है कि ये आपके सबसे लंबा पार्ट है। बात आती है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 7.5 मीटर इसकी लंबाई है। एनसीईआरटी में आपके क्या है विद्यार्थियों, इसकी लंबाई जो है वो आपके 7.5 मीटर दी हुई है। तो आपको यही ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको कभी आपत्ति भी लगती है क्वेश्चन में, तो आपको ऑथेंटिक प्रूफ वहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा। और जो आपकी करंट में बुक्स चल रही है उसका प्रूफ आपके माना जाएगा, या जो ऑथेंटिक्स बुक्स है, बोर्ड की पुस्तकें, उनका आपके आंसर को माना जाएगा। तो बोर्ड की पुस्तक में इसकी 7.5 मीटर लंबाई दी है, बाकी अलग अलग बुक्स में इसकी लंबाई आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। आगे अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो भोजन का जो सर्वाधिक पाचन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्वाधिक पाचन जो अगर हो रहा है तो वो इसी में होता है आपके छोटी आंत में, और अवशोषण भी सबसे ज़्यादा इसी में ही होता है आपके। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। एक एक करके हम बात कर रहे हैं। नोट्स आप बना सकते हैं, साथ साथ पूरी तरीके से फुल डिटेल नोट्स बने हैं, उसके माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है विद्यार्थी। आप साथ साथ वीडियो के साथ साथ नोट्स बना सकते हैं खुद के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत के भाग, तो छोटी आंत के भाग की बात कर लेते हैं। तो छोटी आंत के भाग भी 3 होते हैं, टोटल 3 भाग है छोटी आंत के। तो पहला भाग है आपके ड्यूडिनम, यानी ग्रहणी भाग है, जो क्या है आपकी छोटी आंत का सबसे पहला भाग है, जिसके द्वारा क्या होता है, आमाशय इससे जुड़ता है छोटी आंत से। तो पहला पार्ट है, और सबसे ज़्यादा पाचन की अगर बात कर लें तो वो इस पार्ट में ही होता है। छोटी आंत के भी इस ग्रहणी वाले पार्ट में ही क्या होता है, आपके सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया होती है। तो पहली बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसकी रहने वाली है, फैक्ट्स पे एक एक करके बात करते हैं। तो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, यानी छोटी आंत में भी अगर सबसे छोटा भाग की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा भाग आपके यही होता है, ग्रहणी वाला भाग सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपके भोजन का सर्वाधिक पाचन। तो सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कौन से में होता है, तो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के भी कौन से पार्ट में होता है, तो ग्रहणी वाले पार्ट में आपके सबसे ज़्यादा पाचन इसमें होता है। आकार की बात कर ले हैं तो ये यू आकार की होती है। और एक और बात इसमें कि अग्नाशयी नलिका द्वारा अग्नाशय जो है वो ग्रहणी में खुलता है, यानी अग्नाशय जो है जिससे हमारे क्या होता है, अग्नाशय रस आता है, जिसमें आपके पूर्ण पाचक रस भी इसको कहते हैं। तो वो कहाँ आकर के खुल रहा है, तो वो आपके जो है छोटी आंत के ग्रहणी वाले पार्ट में आकर के खुलता है, अग्नाशयी नलिका के द्वारा। ठीक है विद्यार्थी, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये रहने वाला है लास्ट इसमें, कि ग्रहणी में यकृत से पित्तरस और अग्नाशय रस आकर के मिलता है। यानी बात क्या आती है, यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थियों, जो ग्रहणी वाला पार्ट है आपका सबसे छोटा भाग है, छोटी आंत का पार्ट है। तो इसमें देखो मोटे मोटे तौर पर क्या हो रही है कि 2 चीज़ें आकर के मिल रही है। 2 चीज़ें कौन हो गई, एक आपके हो गया यकृत से आने वाला पित्तरस, यकृत का पित्तरस आगे मिल रहा है।
तो पित्तरस है। पित्तरस की बात अगर कर लेते हैं तो पित्तरस में क्या होता है विद्यार्थियों, किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। ये क्या होता है, क्षारीय माध्यम देता है आपके अन्य एंजाइम जो होते हैं उनको क्रिया करने के लिए। ठीक है, तो यकृत से आकर के पित्तरस मिलता है ग्रहणी वाले पार्ट में। दूसरा आपके क्या मिलता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस मिलता है। क्या मिलता है, अग्नाशय रस मिलता है। तो अग्नाशय रस जो आपके मिलेगा तो ये पूर्ण पाचक रस होता है। तो ये आकर के आपके क्या हुआ, सर्वाधिक पाचन जो करेंगे वो आपके छोटी आंत के ग्रहणी वाले पार्ट में होगा। सबसे ज़्यादा अवशोषण की बात करें तो वो भी इसी में होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात पूरी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो को रोक के आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। आमाशय से प्राप्त भोजन काइम कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा आमाशय से प्राप्त भोजन। तो आमाशय से जो प्राप्त भोजन है हमारा क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। यानी आमाशय से जो आने वाला भोजन है वो हमारे क्या कहलाएगा, काइम कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये विद्यार्थियों कि इसमें से कि काइम क्या होता है। तो काइम जो है वो आपको आमाशय से प्राप्त होता है और बाद में जाकर के जब छोटी आंत के अंदर बात करते हैं आगे, तो ये काइम जो है इसका नाम चेंज होकर के आपके काइल हो जाएगा। जब जाकर के ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें तरल की मात्रा हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, तो उसको काइल कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है इस काइम की प्रकृति क्या है। आमाशय में आने वाला है तो आमाशय से आएगा, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो उसकी वजह से इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति का ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पित्तरस। पित्तरस की प्रकृति क्षारीय होती है। काइम को क्या कर देगा, आपके क्षारीय बना देता है। अगला पॉइंट क्या हो गया, आपके काइम को क्षारीय बना देता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं हमारे ग्रहणी के बाद में। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा, मैं एक बार लिख देता हूँ विद्यार्थियों इसको, अग्र शुद्रांत। इसको क्या पढ़ेंगे हम, अग्र शुद्रांत्र। ठीक है, अग्र शुद्रांत्र या जेजुनम क्या कहेंगे विद्यार्थियों, जेजुनम। जेजुनम हम इसको बोलेंगे। अगला पार्ट है आपके छोटी आंत का, तो अग्र शुद्रांत्र कहेंगे। पहला पार्ट आपके ग्रहणी हो गया। तो बात आती है कि अग्र शुद्रांत में क्या होता है, तो पचित भोजन का अवशोषण सूक्ष्मांकुर द्वारा। छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं विद्यार्थियों इस टाइप की, आपके आंत के अंदर वाली जो सतह होती है उसमें, जहाँ से आपके पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है, तो इनको सूक्ष्मांकुर कहते हैं। तो सूक्ष्म रसांकुर जो सूक्ष्मांकुर होते हैं उनके द्वारा, या विल्ली भी इनको कहते हैं विद्यार्थियों, विल्ली भी कहते हैं, तो इनके द्वारा क्या होता है, आपके भोजन का जो है पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण होता है और उसके बाद वो जाकर आपके खून में मिलता है और उसके बाद उसका जब ऑक्सीकरण होता है तो आपको एनर्जी मिलती है। यह पूरा प्रोसेस आपके ऊर्जा उत्पन्न होने का रहता है। आगे डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण। यहाँ पर यानी पहली बात तो रसांकुर के द्वारा तो होता है, लेकिन सर्वाधिक जो अवशोषण अगर होगा तो सर्वाधिक अवशोषण आपके इसमें अग्र शुद्रांत वाले पार्ट में होता है। तो यहाँ से भी सवाल बनेगा, जब डीपली सवाल बनता है विद्यार्थियों, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, आपको वहाँ पर छोटी आंत नहीं दिखाई देती है और ऑप्शन इसके तीनों पार्ट के दिखाई देते हैं, जैसे आपके ग्रहणी है, अग्र शुद्रांत है या शुद्रांत है। तो ऐसी स्थिति में आपको अग्र शुद्रांत को क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला पार्ट है हमारा शुद्रांत या इलियम। अगला पार्ट क्या है विद्यार्थियों, हमारा शुद्रांत या इलियम। तो इसको डिस्कस करते हैं। शुद्रांत्र, तो शुद्रांत्र की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। तीसरा पार्ट है हमारे छोटी आंत का, इसको हम इलियम भी कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान में रखना है, कई बार इलियम को आपको इस तरीके से लिखा हुआ भी दिया जा सकता है, तो आपको घबराना नहीं है विद्यार्थियों, ये इंग्लिश में भी इस तरीके से लिखे हुए मिल सकते हैं आपको। अत्यधिक कुंडलित भाग है, क्लियर है, कुंडलित का मतलब इस प्रकार से आपके कुंडलित होगा ये। दूसरी बात क्या है इसकी भित्ति में आंत्र ग्रंथियाँ पाई जाती है। आंत्र ग्रंथियाँ हैं तो अब क्या होगा, आंत्र रस का श्रावण होगा। आंत्र ग्रंथियाँ तो उनसे क्या होगा, आंत्र रस का ही श्रावण होगा। तो आपके शुद्रांत्र वाले पार्ट में क्या होता है, आंत्र रस का श्रावण होता है। इसमें भी बहुत सारे पाचक एंजाइम आपके होते हैं, तो जो कुछ पाचन में बचा कुचा रह गया, जिनका पाचन नहीं हुआ पाया, उनका बाकी का पाचन यहाँ पर हो जाएगा आपके। तो बात करते हैं इसमें अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, पेयर्स ग्रंथियाँ। पेयर्स ग्रंथियाँ आ रही हैं, ये क्या होती हैं विद्यार्थियों, गोल अंडाकार लसिका ग्रंथियाँ होती है। लसिका ग्रंथियाँ पहले भी बताया था मैंने विद्यार्थियों, भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करता है। मुंह से हमारे लाइसोजाइम एंजाइम होता है लार में, और यहाँ पर क्या आ रहा है, अब आपके छोटी आंत में लिम्फोसाइट बनते हैं, जिनको क्या कहते हैं, पेयर्स ग्रंथियाँ कहते हैं। भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना, भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, आपसे पूछा जा सकता है। पेयर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो शुद्रांत्र वाले पार्ट में, छोटी आंत के तीसरे वाले पार्ट में पाई जा रही है, अंतिम पार्ट में। और क्या होती हैं, एक प्रकार की लसिका ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें लिम्फोसाइट बनते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब आता है हमारे आगे
छोटी आंत में पाचन। तो छोटी आंत में पाचन को डिस्कस करते हैं कि छोटी आंत में जो पाचन क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। अब एक बात ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है वो आपके अब तक जो पाचन हुआ उन सभी का पाचन, यानी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, कार्ब्स का हो गया, आपके प्रोटीन का हो गया और आपके वसा का हुआ। तो जो बचा कुचा जिनका पाचन पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं, इन पोषक पदार्थों का पाचन पूरी तरीके से आपके यहाँ पर छोटी आंत में हो जाएगा। बड़ी आंत में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, केवल जल का और औषधियों का अवशोषण होता है विद्यार्थियों। तो आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पाचन की दृष्टि से अगर बात करें तो वो छोटी आंत ही रहेगी आपके। एक एक करके इनके सभी पार्ट में होने वाले पाचन को डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। पहला है आपके ग्रहणी में पाचन, यानी आपके जो आपके सबसे पहला भाग है छोटी आंत का, उसमें पाचन। तो आमाशय से प्राप्त भोजन हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, क्या कहला रहा था, काइम कहला रहा था। इसके बाद आगे दूसरा पॉइंट है इसका, काइम में पित्त रस और अग्नाशय रस आकर के मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं, अग्नाशय रस में तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन पित्त रस में ध्यान में रखिएगा विद्यार्थियों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस में क्या क्या है, इसकी खास बातें पढ़ लेते हैं। तो पित्त रस बाइल जूस कहते हैं, यकृत द्वारा स्रावित होता है, सब जानते हैं, पित्ताशय में संचित होता है। इन यकृत में भी क्या होता है आपके, इस प्रकार से जो यकृत है उसमें क्या होता है, यहाँ पर पित्ताशय होता है, एक थैलीनुमा संरचना, जिसमें क्या होता है इसकी कोशिकाओं से जब ये पदार्थ स्रावित होता है तो पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो पित्ताशय में संचित होता है। हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव्य, प्रकृति की बात करते हैं तो क्षारीय है, पीएच आपके 7.8 के आसपास इसकी रहती है। पहले भी बताया था मैंने आपको विद्यार्थियों, वही वाली बात कि कोई पाचक एंजाइम इसमें नहीं पाए जाते हैं, किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। और एक और बात इसमें आगे पॉइंट में कि पित्त रस के कार्बनिक लवण ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट, ये दो इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण कार्बनिक लवण होते हैं, जो क्या करता है कि वसाओं का पाइसीकरण का मतलब क्या होगा कि वसाओं को ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों में परिवर्तित कर देते हैं, छोटे छोटे ग्लिसरॉल के अणुओं में बदल देते हैं, इसको वसा का पाइसीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे एक और कि पित्त लवण जो है आपका वसा और विटामिन ADE के अवशोषण का कार्य करता है। यानी पित्त लवण क्या करता है, आपके वसा के अवशोषण का काम कर रहा है विद्यार्थियों, पाचन नहीं कर रहा है। और विटामिन ADE, इन विटामिन को आपको याद रखना है, अगर ADE है तो इसको ADE करके भी याद कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप उल्टा याद कर भी सकते हैं। जैसे K से पढ़ना शुरू करेंगे तो K, E और D और A, इसको आप कीड़ा भी पढ़ सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या है आपको ये याद रह जाएगा कि ये जो आपके विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और ये आपके जो विटामिन है ये वसा विलय विटामिन भी है विद्यार्थियों। वसा में विलय का मतलब ये वसा में घुल जाते हैं, एक होता है जल में विलय और आपके वसा विलय। तो ये वसा विलय विटामिन के आपके क्या है, ट्रिक भी है, आप इसको कीड़ा के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, कैसे आपके विटामिन K है, ये विटामिन E है, ये विटामिन D है और ये विटामिन A है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे डिस्कस करते हैं अग्नाशय रस। तो अग्नाशय रस क्या है, इसको पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं विद्यार्थियों। अग्नाशय रस क्या है, पूर्ण पाचक रस है एक प्रकार से। तो पूर्ण पाचक रस कहेंगे, पेनक्रियाटिक जूस है, इसकी प्रकृति भी क्षारीय होती है, पीएच की बात कर लेते तो 7.7 के आसपास है। पूर्ण पाचक रस है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो सभी का पाचन इसमें हो जाएगा, जो कुछ भी था वो रह गया उसका भी पाचन यहाँ हो जाएगा पूरी तरीके से। अग्नाशय रस में 4 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन है, प्रोटीन का पाचन करेगा, काइमोट्रिप्सिन है, ये भी प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है। एमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट जो बचा कुचा आपके मुंह से पाचन हुआ था उसके बाद बच गया, आमाशय में किसी प्रकार से आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ था। अब एमाइलेज जो यहाँ पर आ रहा है आपके अग्नाशय रस से, ये आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा और लाइपेज का काम वसाओं का पाचन करना होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आप एक एक करके इनकी क्रिया देखते हैं कि किसके साथ साथ कैसे होती है। तो बात आती है पहला पॉइंट यहाँ पर आपके, अब ट्रिप्सिन का उत्पादन निष्क्रिय ट्रिप्सिन नोजन के रूप में होता है। जब भी इस प्रकार से नोजन इस प्रकार से लगा हुआ मिले आपको तो ये आपके निष्क्रिय रूप होता है और उसके बाद ये किसी अन्य एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, सक्रिय होता है। ठीक है, तो अब ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिन नोजन के रूप में तो आपके इसका निर्माण हो रहा है और इसका आंतरिक रस के एंजाइम जो एंटीरोकाइनेज होता है, एंटीरोकाइनेज एंजाइम है जो आंतरिक रस के द्वारा स्रावित हो रहा है आपके। तो आंतरिक रस में एंटीरोकाइनेज होता है, इसकी उपस्थिति में क्या होता है कि ये जो आपके ट्रिप्सिन नोजन है वो सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ये ट्रिप्सिन नोजन है जो निष्क्रिय रूप में है अभी, और एंटीरोकाइनेज की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ये सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एकदम सक्रिय हो जाएगा। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं जो दूसरा एंजाइम हमारे काइमोट्रिप्सिनोजन है। ये काइमोट्रिप्सिन होता है जो काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में निष्क्रिय रूप में होता है। उसके बाद इसमें ट्रिप्सिन जो एंजाइम ऊपर सक्रिय हुआ था इसकी उपस्थिति में काइमोट्रिप्सिनोजन
काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित होकर के सक्रिय हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है विद्यार्थियों, जो आपके ट्रिप्सिनोजन है वो तो आपके एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में होता है, एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में आपके सक्रिय होता है, और आपके जो काइमोट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिन की उपस्थिति में आपके सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा विद्यार्थियों, याद रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन पेप्टोन्स के जल अपघटन को प्रेरित करता है, यानी प्रोटीन है और पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखलाएं हैं उनके जल अपघटन को प्रेरित करता है। तो जल अपघटन को प्रेरित करेगा तो क्या होगा, प्रोटीन छोटी छोटी श्रृंखलाओं में परिवर्तित हो जाएगी, और प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। और पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो ये क्या होते हैं कि अमीनो अम्लों के एक निश्चित क्रम में जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का, जैसे अमीनो अम्ल अलग अलग प्रकार के होते हैं, इस प्रकार की श्रृंखलाएँ होती हैं जिनमें ल्यूसीन, लाइसिन, वैलिन, इस प्रकार से जो अमीनो अम्लों के नाम होते हैं उनसे क्या होता है, उनके एक निश्चित क्रम में जमने से एक निर्धारित प्रोटीन जिसका नाम फिक्स होता है उसका निर्माण होता है। इनका सबके लिए कोड अलग अलग होता है विद्यार्थियों। तो इनको वापस जब पाचन होगा तो ये क्या होगा, वापस पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित हो जाएगी प्रोटीन्स। ठीक है विद्यार्थियों, तो आगे क्या है कि इसमें देखते हैं हम कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या काम कर रहे हैं, प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो पेप्टोन्स हो गया, प्रोटियोजेज प्रोटीन है, इनका ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की उपस्थिति में पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन की श्रृंखलाएँ होती है, इनके जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपके प्रोटीन का पाचन हुआ। अब हम बात करते हैं आगे हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार से होगा। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए आपके कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, एमाइलेज है, जो आपके स्टार्च और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है आपके जंतुओं में होता है, ये आपके यकृत में संचित हो जाता है, यानी ये एक प्रकार से क्या है, संचित पोषक पदार्थ है या संचित भोजन है जो आपके जंतुओं में होता है। ठीक है, और स्टार्च या मंड जो होता है आपके वो पौधों में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसके जल अपघटन को प्रेरित कर माल्टोज बनाता है, यानी क्या होगा, इनके जल अपघटन को प्रेरित करेगा इस प्रकार से, मतलब इनका पाचन होना है, और उसके बाद में क्या बनता है, माल्टोज बनता है। तो ये आपके क्या है, थोड़ा सा सरल है, अभी इसका पाचन और आगे भी होगा माल्टोज का। तो एमाइलेज क्रिया कर रहा है और क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, एमाइलेज एंजाइम है, और माल्टोज का निर्माण होता है। तो माल्टोज में क्या होता है, 2 ग्लूकोज की अणु जुड़े होते हैं। तो ये क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है एक प्रकार से, 2 ग्लूकोज अणु से मिलकर बना होता है माल्टोज। और इसके बाद जब इसका पाचन होगा तो वापस ये ग्लूकोज के जिनसे मिलकर बना होता है उसी में मिल जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका लाइपेज की उपस्थिति में, यानी ये वसा का पाचन करा रहा आपके। अगला पॉइंट, लाइपेज की उपस्थिति में वसाओं का जल अपघटन, जिससे ग्लिसरॉल और वसाम, मैंने पहले भी बताया था कि लाइपेज की उपस्थिति में जब भी वसाओं का पाचन होगा तो ग्लिसरॉल और वसा अम्लों का निर्माण होगा। तो समीकरण के रूप में देख लेते हैं एक बार इसको। वसा है, लाइपेज एंजाइम उपस्थित है, इसकी उपस्थिति में क्रिया हो रही है, ग्लिसरॉल और वसा अम्लों का निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पोषक पदार्थ है और उसके बाद जब पाचन होता है तो उससे क्या क्या चीज़ें बनती है। आगे इंपॉर्टेंट नोट को डिस्कस करते हैं कि भोजन का पूर्ण पाचन ग्रहणी में ही हो जाता है, यानी पूरी तरीके से जो पाचन है वो ग्रहणी वाले पार्ट में ही हो जाता है। पाचक रसों के मिश्रण से भोजन और अधिक तरल हो जाता है। पाचक रसों का जब मिश्रण मिलता है तो जो भोजन है वो और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है विद्यार्थियों, और ऐसी कंडीशन में जो है वो अब क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। एक और इसका विद्यार्थियों, तो काइल जो है वो आपके क्या हो जाएगा, ग्रहणी वाले पार्ट में एक प्रकार से आपके छोटी आंत में आप क्या कहलाएगा, भोजन काइल कहलाएगा, छोटी आंत में तो कहलाएगा आपका काइल, और आमाशय से प्राप्त जो भोजन होगा वो आपके क्या कहलाएगा, काइम। ये ध्यान में रखना, आमाशय से आने वाला भोजन काइम, और छोटी आंत में जब पाचन होता है जो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है तो उसको काइल। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट आपके पाचन के लिए कि इलियम में पाचन, यानी आपके जो छोटी आंत में पहले हमने पढ़ा ग्रहणी में पाचन, अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं दूसरे पार्ट में इलियम में पाचन। ठीक है, तो इलियम यानी शुद्रांत्र से आंतरीय रस का श्रावण होता है। कौन सा है, आंतरीय रस में क्या होगा, बहुत सारे एंजाइम होंगे, जिसमें क्या होगा कि जो पूरी तरीके से वैसे पाचन हो ही जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में वापस आंतरीय रस से भी पाचन होता है। तो आंतरीय रस भी क्षारीय प्रकृति का होता है विद्यार्थियों, और इसमें बहुत सारे एंजाइम जो है वो मिले होते हैं, जो एक एक करके और सरल अणुओं में इनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और पूरी तरीके से पाचन आपके छोटी आंत में हो जाता है। आंतरीय रस की प्रकृति क्षारीय होती है, यह अनेक एंजाइम का मिश्रण होता है। ठीक है, जहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला है आपके इसमें जो आंतरिक रस में एंजाइम पाए जा रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है आपके, पहला है
पेप्टिडेजेज, ये पेप्टिडेजेज लिखा है विद्यार्थियों, एक बार सही लिख देते हैं इसको, डेजेज, पेप्टिडेजेज, या इसी को इरेप्सिन एंजाइम भी कहते हैं, इरेप्सिन, ठीक है, इरेप्सिन भी इसको कहते हैं। तो पेप्टॉन्स है, प्रोटीओजेज है, पॉलीपेप्टाइड्स है, ये सब प्रोटीन के ही रूप हैं विद्यार्थियों। पेप्टिडेजेज एंजाइम है और लास्ट जा कर के ये किस में बदल रहा है, आपके अमीनो एसिड, इनके निश्चित क्रम में जुड़ने से ही आपके क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी अमीनो एसिड क्या होते हैं, ऐसे क्रम में जुड़ते जाते हैं, एक के बाद एक अमीनो एसिड जुड़ते हैं, और हर प्रोटीन के लिए इनके जो क्रम होता है, सीक्वेंस, वो फिक्स होता है, तब जाके एक निर्धारित प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जैसे ल्यूसिन है, लाइसिन है, वैलिन है, ट्रिप्टोफैन है, ऐसे जो अमीनो एसिड होते हैं ये निश्चित क्रम में जुड़ते हैं, तब प्रोटीन की श्रृंखला बनती है, उनको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएँ हैं मिलकर के क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। माल्टोज जो हमारा बन चुका था, यानी आंतरिक रस में अब उसका पाचन होगा, तो माल्टेज एंजाइम आएगा। अगला एंजाइम कौन सा आएगा विद्यार्थियों, माल्टेज एंजाइम आएगा। तो माल्टोज का पाचन करेगा माल्टेज। और जिसके भी पीछे विद्यार्थियों एक बात ध्यान में रखिएगा, ए, एस और ई एज लगा हो, वो एक प्रकार से आपकी क्या होता है, एंजाइम होता है। तो माल्टेज क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। और ये तो हो गया पदार्थ, हो गया आपका पोषक पदार्थ। तो इसका पाचन जब होगा तो ग्लूकोज के 2 अणुओं का निर्माण होता है, और क्या होता है, माल्टोज का पाचन ग्लूकोज में होता है। तो लास्ट में इसी से बना था, और इसी में आकर के वापस ये जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहीं पर आ जाता है। आगे बात करते हैं। अगला है आपके सुक्रेज एंजाइम, सुक्रोज का पाचन करेगा। तो ये क्या हो गया, आपके एंजाइम हो गया, और ये आपके पोषक पदार्थ हो गया। सुक्रेज है, सुक्रेज का जब उपस्थिति में सुक्रोज का पाचन होता है, तो एक तो बनता है आपके ग्लूकोज और एक बनता है फ्रुक्टोज, यानी 2 अणु बनते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। इनके अगर रासायनिक सूत्र की बात करें विद्यार्थियों, तो वो तो सेम ही होता है, C6H12 O6 ही होता है, लेकिन इनकी जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के गुण अलग अलग होते हैं, रासायनिक गुण, ठीक है। तो इनकी संरचना में अंतर होता है, मोटे मोटे तौर पर आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एंजाइम लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा, लैक्टोज का पाचन होगा। लैक्टोज है, ये आपके क्या होता है, इसकी उपस्थिति में यहाँ पर हम लैक्टोज का है, तो लैक्टेज क्रिया कर रहा है, लैक्टेज लिख देते हैं। तो लैक्टेज की उपस्थिति में क्या होता है, एक तो ग्लूकोज के अणु में टूटता है, और एक आपके गैलेक्टोज की अणु के रूप में टूटता है। यानी ये एक तो ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है आपके लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज के बाद हम बात करते हैं, वसा का जो पाचन है वो लाइपेज के द्वारा हो रहा था। तो यह शेष वसा जो बची कुची आपके रह गई है, जहाँ पाचन से छूट गया या कुछ अणु रह गए, उनका पाचन यहाँ पर हो जाता है। सरलतम वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में होता है। तो वसा का पाचन तो ग्लिसरॉल और किस में होता है, आपके वसीय अम्लों के अंदर हो जाता है। एंजाइम कौन सा काम करेगा, तो वही लाइपेज एंजाइम काम करेगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाएगा। आगे बात करके बात को अब ख़त्म करते हैं। अंतिम पार्ट हमारा बड़ी आंत या बृहदांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ी आंत की भी बात कर लेते हैं। तो बड़ी आंत जो है वो आपके क्या है विद्यार्थियों, 3 पार्ट से मिलकर बनी है। इसके भी 3 भाग हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी पार्ट को। तो इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा, इसमें क्या होता है, आपके औषधियों का और जल का जो अवशोषण होता है वो इस वाले पार्ट में ही होता है। किसमें होता है, बड़ी आंत वाले पार्ट में आपके क्या होता है, बड़ी आंत में ही आपके इन दोनों का पाचन होता है। जैसे औषधियों का अवशोषण होता है, पाचन तो किसी प्रकार का नहीं होता विद्यार्थियों, औषधियों का और जल का अवशोषण इसी वाले पार्ट में होता है। बड़ी आंत, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, 3 पार्ट में मिलकर बना होता है। बड़ी आंत जो है आपके वो 3 पार्ट में बटी होती है। एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी पार्ट को। तो पहला है आपका सीकम। सीकम जो पार्ट है वो आपके क्या है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ पार्ट है जो बड़ी आंत का, वो आपके क्या कहलाएगा, सीकम कहलाएगा। तो इसकी संधि पर पाया जाता है ये वाला पार्ट सीकम, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब क्या है कि ये किसी समय सक्रिय रहे होंगे, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, ये एक प्रकार से निष्क्रिय अंग होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। अगर इनको निकाल भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है शरीर पे। तो ये क्या होते हैं कि अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। इसके सिरे पर अंगुली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे परिशोषिका कहते हैं। कृमि के समान होती है, यानी एक कीड़े के जैसी संरचना बनाई जाती है। इसको परिशोषिका या अपेंडिक्स भी कहते हैं विद्यार्थियों, जिसमें प्रॉब्लम होने पर इसको शरीर से निकाल दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा इलियोसिकल कपाट। एक कपाट पाया जा रहा है, इलियोसिकल कपाट है, यह इलियम और बृहदांत्र के मध्य पाया जाता है। यानी बड़ी आंत और इलियम जो आपकी छोटी आंत का पार्ट है, इसके बीच में पाया जा रहा है।
काम क्या होगा, कपाट है या वाल है, तो जाहिर सी बात है भोजन को वापस विपरीत दिशा में जाने से रोकना काम है इसका। तो भोजन को इलियम से बृहदान्त्र में भेजना, ठीक है, ये कई प्रकार से कंट्रोल करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। बृहदान्त्र जो हमारा इसका दूसरा पार्ट है बड़ी आंत का, तो बृहदान्त्र जिसको हम कोलोन भी कहते हैं, तो जल और खनिज लवण का अवशोषण करना, यानी जल और खनिज लवण। एक बात बता देता हूँ विद्यार्थियों आपको कि जल का भी किसी प्रकार से कोई पाचन नहीं होता है, ना आपके खनिज लवण का पाचन होता है और ना आपके विटामिन का कोई पाचन होता है, ठीक है। इन तीनों का ध्यान में रखना विद्यार्थियों। जैसे 6 पोषक पदार्थ हमने पढ़े हैं, जिसमें से क्या होगा, एक तो आपके विटामिन है, विटामिन में भी किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होगा, और दूसरी बात आपके जल का भी किसी प्रकार से कोई पाचन नहीं होता है। तीसरा आपके खनिज लवण यानी एक प्रकार से मिनरल्स, ठीक है, इनमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। तो हमने तीनों में डिस्कस किया, हमने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया, हमने प्रोटीन का पाचन पढ़ा और हमने लास्ट में वसा का पाचन पढ़ा, ठीक है। अंतिम पार्ट है हमारा मलाशय या रेक्टम कहते हैं। ये आपके क्या है कि पाचन तंत्र का अंतिम भाग है और इसमें आपके ये बड़ी आंत का भी अंतिम पार्ट है। तो बृहदान्त्र का जो अंतिम भाग है गुदा द्वारा बाहर खुलता है, यानी गुदा पार्ट द्वारा क्या होता है, ये मलाशय, जिसका मेन काम क्या है, मल को क्या है एकत्र करना। मल इसमें इकट्ठा होता रहता है और उसके बाद जैसे ही आपको तंत्रिकीय संवेग द्वारा पता चलता है, तो इसमें क्या होता है, आपको इसको शरीर से बचे हुए भोजन को जो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अंतिम पार्ट जो होता है वहाँ पर आपके पाचन तंत्र का जो है वो इसमें लास्ट पॉइंट मलाशय कहलाता है और रेक्टम कहते हैं। इसी के साथ पाचन तंत्र आपका कंप्लीट होता है विद्यार्थियों। तीनों पार्ट में हमने पूरे पाचन तंत्र को डिस्कस किया है और किस प्रकार से आपको ये पार्ट एग्ज़ाम में हेल्पफुल लगते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फतेह एजुकेशन का हमारा एप्लीकेशन भी है विद्यार्थियों, प्ले स्टोर से उसको भी डाउनलोड कीजिए, इसी नाम से हमारा एप्लीकेशन है और वहाँ पर आपको पार्ट बी की भी तैयारी करवाई जा रही है बीपीएससी के, और आपके साइंस की भी हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है जो आपको नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध करवाई जा रही है। और अभी हमने पूरा जो कोर्स है सभी प्रकार के कोर्स उनका फ्री एक्सेस कर रखा है, आप क्वालिटी को चेक कीजिए। साइंस की टेस्ट सीरीज हमारी मात्र 10 रुपये में आपके बिल्कुल इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है केवल ये विद्यार्थियों, इस पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है और अभी हाल फिलहाल में आप बिल्कुल फ्री टेस्ट दे सकते हैं। क्वालिटी को चेक करने के लिए हमने 5 से 7 दिन के लिए इसे बिल्कुल एक्सेस को फ्री कर रखा है। आप जितने चाहे उतने टेस्ट दे सकते हैं, PDF पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिए, हमारे काम को अप्रिशिएट कीजिए और कोई भी कमी हो तो हमें कमेंट करके बताइए विद्यार्थियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।